तो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, मेरे बहुत सारे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो हर कमेंट का आंसर करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स को लेके ये वीडियो तैयार किया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, एक व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि सर, कैन यू प्लीज़ टेल अबाउट योर लाइफ स्टाइल, हाउ मच फ्री टाइम डू यू गेट टू स्पेंड विद योर फैमिली। तो मतलब कि भाई, ये मेरी लाइफस्टाइल के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि मुझे कितना समय मिलता है अपनी फैमिली के लिए। तो देखिए, मेरी लाइफस्टाइल जो आजकल चल रही है उसमें क्या होता है कि हफ्ते में 2 दिन तो मेरी ओपीडी होती है। और जो ओपीडी होती है उसकी टाइमिंग्स होती हैं 9 to 1, मतलब 4 घंटे हमें दिन में हफ्ते में 2 बार ओपीडी करनी होती है। उसके अलावा हफ्ते में 2 दिन मेरा ऑपरेशन थिएटर होता है, और ऑपरेशन थिएटर की जो टाइमिंग होती है वो होती है 9 to 2, मतलब सुबह 9 से 2 बजे तक हमें ओटी में अपने ऑपरेशंस करने होते हैं। उसके अलावा जो बचे 2 दिन हैं उनमें हमें अपना वार्ड देखना होता है, जहाँ पे कि हमारे पेशेंट एडमिट होते हैं, और वार्ड में जनरली 2 से 3 घंटे का काम डेली होता है। इसके अलावा हफ्ते में एक बार मुझे नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। तो अगर मोटा मोटा मैं अगर लगा के देखूं तो ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटा डेली मुझे हॉस्पिटल में देना ही होता है। और कोई भी जो गवर्नमेंट जो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी आवर्स जो बताए हैं वो होते हैं आपको 48 आवर्स इन अ वीक। मतलब कि आप 48 आवर एक वीक में काम करेंगे, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हाँ, आप 8 घंटा डेली काम करेंगे और संडे का आपका ऑफ होगा। तो मेरी भी लाइफस्टाइल कोई आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, बहुत ज़्यादा काम मुझे नहीं करना पड़ता है। बट मैं एक बात ये बोलूँगा कि ना, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ना अपने फ्री टाइम में भी काम करते हैं। तो देखिए, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मेडिकल साइंस में आपके पास टाइम रहेगा या नहीं रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपकी इच्छाएं क्या हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, सपोज करो आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कमाना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा काम भी करेंगे, ओवर वर्क भी करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप पे उतना प्रेशर नहीं होता है काम करने का, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ तो नहीं होती है। तो और ये डिपेंड करता है आप ही के ऊपर कि आप कितना समय देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर, आई स्कोर्ड 450 मार्क्स इन नीट टू 2021, शुड आई वेट फॉर काउंसलिंग और टेक एडमिशन इन अनदर कोर्स। तो देखिए, ये बोल रहे हैं कि अभी जो नीट हुआ था उसमें इनके 450 मार्क्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक तो इन्होंने ये बात नहीं बताई कि क्या ये जनरल कैंडिडेट हैं या फिर ये किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, या कोई और कोटा इनके पास है। अगर मैं मान के चलूँ ये अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनको एमबीबीएस मिल पाएगी, क्योंकि काफ़ी कम मार्क्स हैं। इवन ओबीसी में भी काफ़ी टफ होगा एमबीबीएस ले पाना। तो उसके बाद अलावा अगर कोई और कोटा है तो बात अलग है। तो देखिए, ये बोल रहे हैं कि इन्हें एडमिशन किसी दूसरे कोर्स में लेना चाहिए कि नहीं। देखिए, ये डिसीजन ना खुद का होता है। मुझसे अक्सर बच्चे कॉल करके पूछते हैं कि सर, मैं क्या करूं, मैं फिर से तैयारी करूं कि नहीं करूं। तो मैंने इस पे एक और वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो मेरी एमबीबीएस कोर्स की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। बट मैं अभी भी ये कहूँगा कि अगर आपके अंदर से ये फीलिंग आती है कि भाई मुझे ड्रॉप देना है, या मैं कर सकता हूँ, या फिर मुझे एटलीस्ट एक ड्रॉप देना चाहिए, तब तो आप दीजिए। बट अगर आपको डाउट होता है अपने ऊपर ही कि जैसे कोई स्टूडेंट है, वो पहले ही 2 या 3 ड्रॉप दे चुका है और उसे फिर से डर लग रहा है कि भाई नेक्स्ट अगर मैं ड्रॉप देता हूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर कोई भी संशय है आपके मन में तो आप चाहें तो किसी और कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बट हाँ, अगर आप एमबीबीएस के लिए ड्रॉप करते हैं तो आपको एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी है कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है इसके बारे में कि हम ड्रॉप क्यों ले रहे हैं। इससे अच्छा हम किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेते। अगर आपने ड्रॉप एक बार दे दिया तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दीजिए। और वरना अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप दूसरे कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, बट ये फैसला आपका खुद का ही होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एक व्यूअर ने हमसे बोला कि सर, मोटिवेशनल वीडियो भी बनाइए। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाऊं। अभी के लिए मैं इतना बोलूंगा कि देखिए, मोटिवेशन जो होते हैं ना, 2 तरीके के होते हैं इंसान के अंदर। एक मोटिवेशन जो मुझे लगता है वो तो होता है कि जो हम जैसे जो लोग जो कि जिन्होंने पैसा उतना कभी नहीं देखा था, जो कि पुअर फैमिली से होते हैं, गरीब फैमिली से होते हैं, उनके पास तो ऑटोमेटिक एक मोटिवेशन होता ही है कि भाई हमें लाइफ में अच्छा करना है। गरीबी जैसे हमने देखी, हमारा आगे का परिवार ना देख पाए और हम आगे अपनी एक अच्छी लाइफ जिएं, तो वो मोटिवेशन तो उनके पास होता ही है। दूसरा एक मोटिवेशन होता है कि भाई जो हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहते थे, जिन्हें समाज की सेवा करनी थी, गरीब लोगों की सेवा करनी थी, तो एक वो मोटिवेशन होता है।
इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और मोटिवेशन होता है। तो देखिए, जब भी आपका मोटिवेशन आपको लगे ना, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपका कॉन्फिडेंस जो है कम हो रहा है, तो आप बस एक बात देखिए, आप ये देखिए कि आप आज से 10 साल के बाद कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। क्या खुद को आप डॉक्टर देखना चाहते हैं? क्योंकि जैसा मेरे साथ था, मैंने हमेशा ही ये सोचा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। तो देखिए, जब आपका विजन क्लियर होता है ना कि आपको करना क्या है, तो मोटिवेशन अपने आप आपके अंदर आएगा। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो बनना है। तो जैसे मेरे साथ क्या होता था, मैं अपना बताता हूँ कि मुझे जनरली बहुत दिक्कत नहीं होती थी। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है। तो मैं सुबह 7 बजे ही अपने घर से निकल जाता था अपनी लाइब्रेरी के लिए, और लगभग रात को 9 या 10 बजे मैं अपने घर में आता था। मैं अपना लंच अपने साथ में लेके जाता था। तो कभी कभी होता था कि लाइब्रेरी में हमेशा पढ़ने में मन नहीं लगता था, बट मैं पढ़ता ही रहता था। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि आप 14 से 15 घंटे एकदम एक ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते रहेंगे। ये तो एक बहुत ही टफ काम है। बट हाँ, ज़रूरी है आपका पढ़ते रहना। तो अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका रिदम बना रहेगा। अपने को कभी ना, अपने कॉन्फिडेंस को कभी लूज़ नहीं करना है। कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी होगा कि आपका मन थोड़ा विचलित हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में सीनियर्स से या अपने पेरेंट्स से बात करके खुद को एकदम बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि मोटिवेशन आपकी लाइफ में यही है कि आपने जो स्ट्रगल देखा है अभी तक, आपने अपनी लाइफ में जो गरीबी देखी या स्ट्रगल देखा, वो आपको ये सोचना है कि हमें आगे अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखना है और अपनी ज़िंदगी और ही बेटर करनी है। नेक्स्ट, एक व्यूअर हमारे पूछते हैं कि सर, फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी बुक पढ़ें क्या? क्योंकि मैं सिर्फ बायो के लिए पढ़ रहा हूँ और फिज़िक्स केमिस्ट्री के मॉड्यूल नोट्स से कंप्लीट कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की, तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि उससे एमसीक्यूज काफ़ी आते हैं। दूसरा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉड्यूल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए या एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि जो आपके मॉड्यूल हैं वो अच्छे कोचिंग सेंटर के होने चाहिए, और दूसरा है कि वो सारी के सारे एनसीईआरटी में जो जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको वो कवर करें। ऐसा कुछ ना हो कि कुछ छूट ना जाए। और बस मैं एक बात बोलूँगा, चाहे आप एनसीईआरटी करो, चाहे आप मॉड्यूल करो नोट्स, बट जो करो एकदम ठोस करो, अच्छे से। आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट्स वीक रह जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एमबीबीएस कोर्स पास करना टफ़ होता है या नहीं, और अगर ये टफ़ होता है तो इसका पासिंग परसेंटेज कितना होता है, और क्या कोई प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स कर सकता है बिना किसी परेशानी के? प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने नीट निकाल लिया और आप अगर एमबीबीएस में एंट्री कर गए, तो नीट निकालना अपने आप में इस बात का सबूत है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप एमबीबीएस एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। इवन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी पहुंचते हैं नीट निकाल के, तब भी आपके अंदर वो काबिलियत है कि भाई आपने खुद को क्वालिफाई किया है नीट के अंदर, तो आप एमबीबीएस कोर्स ज़रूर पास करेंगे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा रेयरली देखा है कि अगर कोई एमबीबीएस में आया और वो एमबीबीएस पास नहीं कर पाया। हाँ, ये कभी कभी होता है कि जो किसी ने जो 5.5 साल की एमबीबीएस थी उसको 6.5 साल में किया, किसी ने 7 साल में किया, बट ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी कम होते हैं। 99.99% लोग एमबीबीएस पास कर ही लेते हैं। एक बार आप एमबीबीएस में घुस गए तो वो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे पढ़ाई करेंगे और आप पक्का पास करेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से हो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो, आप पक्का पास करोगे। नेक्स्ट, एक व्यूअर ने पूछा है कि सर, नेपाली स्टूडेंट्स के लिए एम्स दिल्ली कॉलेज में कितनी सीट होती हैं? तो देखिए, अभी तो मुझे आइडिया नहीं है, बट इसका मैं आपको बेस्ट बोलूँगा कि आप एम्स की जो वेबसाइट है ना, उस पे जाके एक बार सर्च कीजिए। वहाँ पे जो एमबीबीएस का जो प्रोस्पेक्टस होगा, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, पक्का उसमें दिया होगा। और फिर भी दिक्कत होती है तो वहाँ से जो एम्स है, वहाँ की एग्जामिनेशन ब्रांच का नंबर लेके वहाँ पे कॉल करने का ट्राई कीजिए और उनसे पूछिए, आपको पक्का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मेरा 1 साल का बॉन्ड है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो 1 साल इंटर्नशिप का गिना जाएगा, या फिर इंटर्नशिप होने के बाद 1 साल सर्विस करना पड़ेगा? देखिए, बॉन्ड जहाँ भी होता है ना, वो बॉन्ड लागू होता है हमेशा इंटर्नशिप के बाद। मतलब इंटर्नशिप का जो साल है उसमें नहीं गिना जाएगा। इंटर्नशिप जो होती है वो एमबीबीएस का ही एक पार्ट है। बिना इंटर्नशिप किए आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलती ही नहीं है। एमबीबीएस की डिग्री तब मिलती है जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर देते हो, जब आप इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हो। तो जो भी बॉन्ड है वो उसमें इंटर्नशिप नहीं काउंट होगी। इंटर्नशिप के अलावा आपको अलग से बॉन्ड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।